जो टॉपिक आज हम लोगों को पढ़ना है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स थ्रू सिस्टर्नी। सिस्टर्नी मतलब बेसिकली गोल्जी बॉडी की बात कर रहे हैं। और इसके लिए दो मॉडल्स जो हैं वो दिए गए हैं। पहला मॉडल जो है वो है सिस्टर्नल मैच्योरेशन मॉडल और दूसरा मॉडल जो है वो है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मॉडल। तो इन दोनों मॉडल्स को एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब जैसे सिस्टर्नल मैच्योरेशन मॉडल की अगर हम बात करें तो पहले आप मॉडल समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मॉडल क्या कह रहा है, सी देखिए, ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल जो है वो निकला और ये वेसिकल जाके एक क्लस्टर के फॉर्म में, और वो क्लस्टर जो है बेसिकली ट्यूबुलर फॉर्म में है, उसको फॉर्म कर रहा है। यानी इस क्लस्टर को हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, इट कैन बी इमेजिन्ड एज प्रिकर्सर ऑफ CGN, यानी सिस गोल्जी नेटवर्क का ये प्रिकर्सर है। अब यही क्लस्टर आगे जब मूव करेगा तो इट विल गिव राइज टू सिस गोल्जी नेटवर्क। ये नेटवर्क तैयार हो गया। ER में जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज हुई थी वो इस वेसिकल के माध्यम से पहले इस क्लस्टर को फॉर्म करेंगे इकट्ठा होके, ये सारे वेसिकल्स। ये क्लस्टर जो है बाद में सिस गोल्जी नेटवर्क बनाएगा और ये जो सिस गोल्जी नेटवर्क है ये फिर सिस गोल्जी को बनाएगा, फिर मीडियल गोल्जी बॉडी तैयार होगी और फाइनली ट्रांस गोल्जी बॉडी तैयार होगी, विच विल अल्टीमेटली गिव राइज टू ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। यहां समझने की बात क्या है? समझना ये है कि यहाँ पे ये जो सिस्टर्नी तैयार हो रही है, चाहे सिस वाली हो, चाहे मीडियल हो, चाहे ट्रांस, सिस्टर्नल मैच्योरेशन मॉडल में इसको ऐसे इमेजिन किया जाता है कि ये जो सिस्टर्नी होती हैं वो डायनेमिक होती हैं, इनका फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे जैसे वेसिकल्स आते जाते हैं और CGN से आगे की तरफ मूव करते जाते हैं, वैसे वैसे यहाँ का जो कंटेंट है वो आगे की तरफ मूव करता है इंटायरली, यानी इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर्नी। जबकि अगला जो मॉडल हम आपको बताएंगे, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मॉडल, उसमें सिस्टर्नी को डायनेमिक ना मान के एक स्टैटिक बॉडी जो है वो कंसीडर किया जाता है, यानी फिक्स्ड स्ट्रक्चर है सिस्टर्नी का। जबकि यहां पे हम देख रहे हैं कि वही सिस्टर्नी पहले सिस थी जो आगे की तरफ मूव की और उसका कंटेंट भी मूव किया, वो मीडियल हो गई, फिर मीडियल वाली आगे की तरफ मूव की, साथ में अपना कंटेंट भी ले गई, वो ट्रांस बन गई, फिर ट्रांस गोल्जी नेटवर्क बना और यहां से फिर सिक्रेटरी वेसिकल्स निकल। तो अब मेन बात क्या है जिस पे हमको फोकस करना है? मेन बात ये है कि यहाँ पे वेसिकल का जो कंटेंट है वो ER से गोल्जी बॉडी की तरफ जा रहा है, यानी कि ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? दिस इज वी कॉल एज एंटीरोग्रेड डायरेक्शन। और साथ ही साथ जो ER रेजिडेंट प्रोटीन्स थी वो आती हैं रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में, यानी कि वापस आते हैं वो वेसिकल्स और जो कंटेंट ER में रहना चाहिए, यानी कि ER में रहने वाली ये जो प्रोटीन्स हैं ये वापस ER में पहुंचा दी जाती है। क्योंकि ऐसा होता है, गलती से जो है वो चला जाता है मामला अगले।
अच्छा, इसके लिए दो तरीके की कोटिंग होती है वेसिकल्स पे, एक को हम कहते थे कॉप 1 और दूसरे को हम कहते थे कॉप 2। अगर किसी को याद हो तो बताए कि कॉप 1 और कॉप 2 में क्या बेसिक डिफरेंस था। कॉप 1 कोटेड वेसिकल्स किधर जाती थी और कॉप 2 वाली? सर कॉप कॉप 2 वन जो वाली होती है रेट्रोग्रेड और कॉप गॉल्जी 2 और एंटीरोग्रेड। कॉप 1 गॉल्जी से यार, कॉप 1 वाली जो है वो कहां से कहां तक? गॉल्जी से यार, गॉल्जी से ईआर यानी कि रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में। और टॉप 2 एंटीरोग्रेड डायरेक्शन। एंटीरोग्रेड यानी ईआर से गॉल्जी। अच्छा, कॉप 1 में कोई और चीज इंक्लूड है, यानी कि अपार्ट फ्रॉम रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट, क्या इसके अलावा और कोई ट्रांसपोर्ट? तो एक चीज यहां पे आप जान लीजिए, कॉप 1 जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेट्रोग्रेड और साथ ही साथ इंट्रा गॉल्जी गॉल्जी, नेटवर्क। यस, नेटवर्क। तो गॉल्जी के अंदर भी अगर वेसिकल्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होना होगा तो ऐसे वेसिकल्स कॉप 1 कोटेड होंगे। लेकिन कॉप 2 जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एंटीरोग्रेड डायरेक्शन में यानी कि आगे की तरफ मूव कराता है। तो ये हमको समझ में आ गया। अब यहां पे देख के भी हमको ये समझ में आ रहा है। तो ये जो वेसिकल्स होंगे दे विल बी कॉप 1 कोटेड, सॉरी कॉप 2 कोटेड, एंटीरोग्रेड जा रहे हैं। और ये जो वापस आ रहे हैं वेसिकल्स, जो ब्लू कलर में हमको यहाँ पे नजर आ रहे हैं वेसिकल्स, ये हैं कॉप 1 कोटेड। और यहां पे देखने वाली बात क्या है, फाइनली ये जो भी कंटेंट है यहाँ पे मान लीजिए कुछ कंटेंट है, और ये बेसिकली हम फॉर द टाइम बीइंग इमेजिन कर ले रहे हैं कि ये लाइसोसोमल एंजाइम्स है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दे आर डेस्टाइन्ड टू रीच टू द लाइसोसोम। इनको तो गॉल्जी के नेटवर्क से बाहर जाना है और फाइनली लाइसोसोम बनाना है। लेकिन इस सिस्टर्नी के मूवमेंट के दौरान जो गॉल्जी रेजिडेंट प्रोटीन्स हैं, या फॉर दैट मैटर जो ईआर रेजिडेंट प्रोटीन्स हैं, वो भी आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। क्योंकि पूरा सिस्टर्नी अगर मूव कर रहा है तो अपने अंदर जो भी कंटेंट है वो सारा का सारा लेके आगे बढ़ेगा। तो उन गॉल्जी रेजिडेंट या ईआर रेजिडेंट प्रोटीन्स को वापस गॉल्जी नेटवर्क में ही भेज देना है, नहीं तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए फिर ये रेट्रोग्रेड जो है, अब यहां से क्या हुआ, एक वेसिकल निकला जिसमें गॉल्जी रेजिडेंट प्रोटीन थी, वो अपने पिछले वाले सिस्टर्नी से फ्यूज कर गया। सिमिलरली यहां से एक वेसिकल निकला जिसमें गॉल्जी रेजिडेंट प्रोटीन थी, वो अपने पिछले वाले सिस्टर्नी से फ्यूज कर गया। तो इस तरह से जो गॉल्जी रेजिडेंट प्रोटीन्स हैं उनको वापस भेजा जाता है। इस स्टेप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो प्रोटीन वापस जा रही है वो कौन सी होगी, वो होगी ईआर रेजिडेंट प्रोटीन्स। तो ये काम भी चलता रहता है, यानी कि जो गॉल्जी से बाहर जानी है, जिस जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होनी है, वो इस डायरेक्शन में एंटीरोग्रेड डायरेक्शन में मूव करेगी, और जिसको रेजिडेंट प्रोटीन्स को जब वापस लाना है तो वो रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में मूव करेगी। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नहीं सर। तो ठीक है, अब हम लोग जरा स्टेटमेंट्स देख लेते हैं तो और थोड़ा चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला स्टेटमेंट यही है कि सिस्टर्नल मैच्योरेशन मॉडल क्या कहता है। इट स्टेट्स दैट स्टैक्स ऑफ सिस्टर्नी आर डायनेमिक, फिक्स्ड नहीं होती हैं। ईच सिस्टर्नी मैच्योर्स एज इट माइग्रेट्स आउटवर्ड टूवर्ड्स थ्रू दी स्टैक, यानी कि आगे की तरफ या बाहर की तरफ जब ये मूव करती है सिस्टर्नी, तो उस दौरान ये क्या होती है, मैच्योर होती है। एट ईच स्टेज द गॉल्जी रेजिडेंट प्रोटीन्स, यानी ऐसी प्रोटीन्स जो परमानेंटली गॉल्जी में रहती हैं, पाई जाती हैं। तो एट ईच स्टेज द गॉल्जी रेजिडेंट प्रोटीन्स दैट आर कैरीड फॉरवर्ड in a maturing cisterni
are moved backward to an earlier compartment in COP1 coated vesicles, क्योंकि COP1 coated vesicles रेट्रोग्रेड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और इंट्रा गोल्जी नेटवर्क में ट्रांसपोर्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो COP1 कोटेड वेसिकल्स के थ्रू ये जो गोल्जी रेजिडेंट प्रोटीन्स हैं वो वापस बैकवर्ड अर्लियर कंपार्टमेंट में भेज दी जाएंगी। तो ये भी चीज हमको समझ में आ गई। When a newly formed cisternae moves to a medial position, यानी cis पोजीशन से मीडियल पोजीशन में मूव कर रही है, leftover cis Golgi enzymes would be extracted and transported retrogradely to a new cis cisternae behind. तो जो नई नई सिस सिस्टर्नी में सिस सिस्टर्नी फॉर्म हुआ था वो जब अपने मीडियल पोजीशन पे जाता है तो उस दौरान जो सिस गोल्जी एंजाइम्स हैं, यानी कि वही गोल्जी रेजिडेंट प्रोटीन्स का ही एग्जांपल है सिस गोल्जी एंजाइम्स, इनको निकाला जाता है। किस फॉर्म में? वेसिकल के फॉर्म में निकाला जाता है और इनको वापस रेट्रोग्रेडली मूव टू अ न्यू सिस सिस्टर्नी बिहाइंड, यानी इस मीडियल के पीछे जो बन रही थी उसमें वापस भेज दिया जाता है। ये बात भी हमको समझ में आ गई, ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सिमिलरली द मीडियल एंजाइम्स वुड बी रिसीव्ड बाय रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सिस्टर्नी जस्ट अहेड, यानी कि मीडियल में जो एंजाइम्स वापस आने वो कहां से आएंगे? ट्रांस से। तो रेट्रोग्रेड डायरेक्शन माने ट्रांस से मीडियल, मीडियल से सिस, और अगर जरूरत पड़ी तो सिस से टीआर में चला आएगा। तो इनसे हाँ, ट्रांस सिस्टर्नी और ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस ये है, एक सेकेंड, ये स्टेटमेंट हम कंप्लीट कर लें फिर हम बता रहे हैं डिफरेंस। इन दिस वे a cis cisternae would mature to a medial and then trans cisternae as it moves outward. तो cis medial में तब्दील होगी, medial trans में। अब आते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। देखो डिफरेंस कुछ ऐसा है कि ट्रांस सिस्टर्नी जो है वो पूरी तरह से सिस्टर्नी के फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही इस सिस्टर्नी से सिक्रीटरी वेसिकल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो पूरे इंटायर सिस्टर्नी से अलग अलग लोकेशन पे फॉर्म होना शुरू होते हैं, देन इट बिकम्स अ नेटवर्क ऑफ डिफ्यूजिंग वेसिकल्स, और इसी वजह से चूंकि ट्रांस लोकेशन पे है ये, इसी वजह से इसको ट्रांस गोल्जी नेटवर्क कहते हैं। तो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क या सिस गोल्जी नेटवर्क में सिस्टर्नी पूरी तरह से फॉर्म नहीं रहती हैं, सिस में फॉर्म हो रही होती हैं और ट्रांस में वो डिसॉल्व हो रही होती हैं। देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज अ नेटवर्क ऑफ वेसिकल्स। आई बात समझ में? जी सर। अब आते हैं अगले मॉडल की तरफ, यानी कि वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मॉडल। तो ये क्या कह रहा है, लेट्स सी। सिंपल है ये। It states that Golgi cisternae are static compartments. तो ये एकदम अपोजिट हो गया। उसमें हम डायनेमिक मान रहे थे कि सिस्टर्नी मूव कर रही है एज सच, यहां पे उसको स्टैटिक मान लिया गया, रुकी हुई है। Which contain a characteristic complement of resident enzymes. ये बातें तो दोनों जगह लाजमी है। वहां पे भी हम गोल्जी रेजिडेंट प्रोटीन्स की बात कर रहे थे, यहां भी रेजिडेंट एंजाइम्स या प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। The passing of molecules from cis to trans through the Golgi is accomplished by forward moving transport vesicles. तो यहां पे बेसिक डिफरेंस क्या आया? सिस्टर्नल मैच्योरेशन मॉडल में हम कह रहे थे कि पूरा का पूरा सिस्टर्नी ही मूव कर रहा है, सिस सिस्टर्नी मीडियल में कन्वर्ट हो जा रही है, मीडियल जो है वो ट्रांस में कन्वर्ट हो जा रही है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे वेसिकल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम सिस टू मीडियल टू ट्रांस, यहां पूरी सिस्टर्नी नहीं मूव कर रही है, इसीलिए इसको वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मॉडल कहा गया।
तो cis to trans through Golgi is accomplished by forward moving transport vesicles which bud from one cisternary and fuse with the next in a cis to trans direction. तो cis से एक वेसिकल निकला, वो मेडियल में फ्यूज हो गया, मेडियल से एक वेसिकल निकला, वो ट्रांस में फ्यूज हो गया। तो इस तरह से वेसिकल्स के थ्रू मूवमेंट होता है कंपोनेंट का जो कंटेन कर रहा है। अब यहाँ पे स्टार हमने इसलिए लगाया कि यहाँ पे भी जो फॉरवर्ड मूविंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं दे आर COP1 कोटेड वेसिकल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंट्रा गोल्जी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो हमने ऊपर आपको बता ही दिया कि रेट्रोग्रेड या इंट्रा गोल्जी ट्रांसपोर्ट हो तो वहां पे COP1 कोटेड वेसिकल्स इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे भले एंटीरोग्रेड डायरेक्शन है, लेकिन चूंकि गोल्जी के अंदर ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो रिक्वायरमेंट होगी COP1 वेसिकल। तो इसलिए डायरेक्शन से मत कंफ्यूज करिएगा, दोनों चीजें याद रखनी है आपको कि COP1 जो है वो इंट्रा गोल्जी और रेट्रोग्रेड के लिए है, और COP2 जो है वो वापस लाने के लिए है टू सॉरी क्या कह रहे थे हम, हाँ COP2 जो है वो ER से गोल्जी की तरफ मूव कराने के लिए। इसका अगर डायग्रामेटिक देख लें हम तो बहुत सिंपल है इसमें। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला जो ये हिस्सा है ये बेसिकली ये जो कंटेंट है जिसको बाहर जाना है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये वेसिकल्स, और यहाँ पे जो रेजिडेंट एंजाइम्स या प्रोटीन्स हैं वो वापस आना है उनको। तो यहाँ पे मजे की बात ये है कि इस लेवल तक तो COP2 वाला चलेगा मामला, लेकिन जैसे ही गोल्जी के अंदर आ जाएगा मामला तो यहाँ पे ये वापस इनकी कोटिंग एज COP1 हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे COP1 है, यहाँ पे COP2 रहेगा अप टू वेसिकुलर जो ट्यूब्यूल फॉर्म हो रहा है CGN से लेके TGN तक COP1 चलेगा। नीचे के केस में भी यहां तो COP1 चल ही रहा है, COP1 कोटेड वेसिकल्स, क्योंकि ये रेट्रोग्रेड में तो COP1 ही काम आएगा, लेकिन यहाँ पे एंटीरोग्रेड में भी COP1 इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। हाँ। इस तरह से ये दो मॉडल्स हमने देख लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स थ्रू सिस्टर्नी। इस तरह से दो तरीके से। अच्छा, इसमें भी अगर आपको ये जानना है कि कौन सा ज्यादा एक्सेप्टेड है तो वो यही वाला सिस्टर्नल, ये मोर एक्सेप्टेड मॉडल, मोस्ट नहीं कहेंगे यहाँ पे, मोर कहेंगे, क्योंकि दूसरे वाले को पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ये मान्यता है साइंटिस्ट लोगों की कि ये वाला जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है। तो दिस इज मोर एक्सेप्टेड मॉडल। तो इट वाज अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स थ्रू सिस्टर्नी। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और वो है ठीक है थोड़ा सा ठीक है ठीक है, अभी भी नहीं आया पूरा ऊपर की तरफ। यस, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम ट्रांस गोल्जी नेटवर्क टू लाइसोसोम। अभी तक हम कहां से कर रहे थे? ER से और ट्रांस गोल्जी नेटवर्क तक देख रहे थे। अब ट्रांस गोल्जी नेटवर्क यानी गोल्जी को छोड़ के आगे कैसे जाएगी प्रोटीन, तो इसमें देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। जैसे हमने N लिंक्ड और O लिंक्ड ग्लाइको ओलिगोसेकेराइड्स की या ग्लाइकेंस की बात की थी,
तो यहां पे क्या होता है कि सम एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स हेल्प इन टारगेटिंग lysosomal enzymes to lysosomes and prevent their secretion. तो हमने ये दोनों लिंकिंग देखी थी ना, एन कैसे लिंक होता है और ओ लिंक्ड ग्लाइकन्स या ओलिगोसैकेराइड्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो लाइसोसोमल एंजाइम्स के ट्रांसपोर्ट में एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स का रोल होता है। पहली चीज ये हो गई। इससे फायदा क्या होता है कि जो लाइसोसोमल एंजाइम्स ईआर में सिंथेसाइज हुए थे और गोल्जी के थ्रू उनको लाइसोसोम में ही पहुंचना है, उसको लाइसोसोम के बाहर कहीं साइटोप्लाज्म वगैरह में नहीं रिलीज हो जाना, नहीं तो सेल खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए ये एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। और इन ओलिगोसैकेराइड्स का अटैचमेंट का काम जो है वो गोल्जी के अंदर होता है। तो ईआर में लाइसोसोमल एंजाइम्स की सिंथेसिस हुई, गोल्जी में इन एंजाइम्स का मॉडिफिकेशन होगा या ग्लाइकोसाइलेशन होगा और उसमें भी एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स अटैच कर देगा गोल्जी, और फाइनली ये अपने डेस्टिनेशन यानी कि लाइसोसोम्स तक पहुंच जाएंगे। तो द प्रिकर्सर्स ऑफ दीज एन लिंक्ड oligosaccharides are added and processed in the ER। देखो, यानी कि लाइसोसोमल एंजाइम्स और एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड के प्रिकर्सर्स, डायरेक्टली एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड नहीं, इसके प्रिकर्सर्स, ये दोनों चीजें जो है वो ईआर में ही सिंथेसाइज कर दी जाती हैं। रफ ईआर में जाहिर सी बात है, प्रोटीन बनेगी तो रफ एंडोप्लाज्मिक चीज चाहिए, लेकिन इस प्रिकर्सर से एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड बनाना, ये काम होता है सिस गोल्जी। तो फर्दर मॉडिफिकेशन ऑफ दीज प्रिकर्सर्स अकर्स इन सिस गोल्जी। तो हमने देख लिया काम। अच्छा, अब ये सर, जो, हाँ बोलो। उसमें एडेड और प्रोसेस्ड लिखा था, तो एडेड क्यों फिर? एडिट क्या, क्यों ऐड? जब तक प्रिकर्सर ऐड नहीं होगा तो उसकी प्रोसेसिंग या फर्दर मॉडिफिकेशन कैसे होगा? मतलब ओलिगोसैकेराइड ईआर में तो बन नहीं रहा है। क्यों? ओलिगोसैकेराइड का फाइनल फॉर्म ईआर में नहीं आ रहा है, उसका प्रिकर्सर तो वहां पे मौजूद है जिसको अटैच कर देगा, यानी ईआर के जो एंजाइम्स हैं वो अटैच कर देंगे लाइसोसोमल एंजाइम से या प्रोटीन से, और उसका फिर फर्दर मॉडिफिकेशन यानी कि अपने वास्तविक स्वरूप में जो एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड है वो कहां पे आएगा? वो सिस गोल्जी में आएगा। नहीं समझ में आ रहा? दो चीजें हो रही हैं ईआर में, समझो। एक तो लाइसोसोमल एंजाइम्स की सिंथेसिस हो रही है ईआर में, और दूसरा एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड के का जो प्रिकर्सर है, यानी जिससे ये ओलिगोसैकेराइड बनेगा, उसको भी ईआर में ही लगा दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। इतनी बात समझ में आई? वो प्रिवेंट देयर सिक्रीशन, उसका क्या मतलब? ये तो ओवरऑल प्रोसेस का स्टेटमेंट है ना। प्रिवेंट देयर सिक्रीशन का मतलब ये हो गया कि वेसिकल्स से बाहर निकल के लाइसोसोमल एंजाइम साइटोप्लाज्म में न चला जाए। जी सर। अभी आगे और समझ में आएगा ये स्टेटमेंट। तो हाँ, तो फर्दर मॉडिफिकेशन ऑफ दीज प्रिकर्सर्स अकर्स इन सिस गोल्जी। अब वो जो मॉडिफिकेशन है वो क्या है, तो वो हम लोग देख लें जरा। मॉडिफिकेशन क्या इन्वॉल्व करता है? इट इन्वॉल्व फॉस्फोराइलेशन ऑफ वन और मोर मैनोज रेसिड्यूज इन द ओलिगोसैकेराइड प्रिकर्सर। अब ये ओलिगोसैकेराइड प्रिकर्सर क्या है? मैन 8 एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन 2, यानी मैनोज के 8 रेसिड्यूज, नैग के 2 रेसिड्यूज। तो ये प्रिकर्सर है जो कि कहां पे अटैच कर दिया गया था?
ER में। तो मॉडिफिकेशन क्या होगा सिस गोल्जी में? ये जो प्रिकर्सर है इसका फॉस्फोराइलेशन, और वो भी कहां पे? मैनोज रेसिड्यू पे, यानी इस मैन 8 पे। ये नैग का फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। दिस मॉडिफिकेशन इज कैरीड आउट इन 2 स्टेप्स। तो 2 स्टेप्स में ये मॉडिफिकेशन होता है। देखते हैं उसके दोनों स्टेप्स हम लोग। तो जो मैनोज है, एक या उससे ज्यादा मैनोज का मॉडिफिकेशन होता है, ऐसा लिखा हुआ है साफ साफ। तो जो मैनोज है प्रिकर्सर में, उसके ऊपर ये फॉस्फोट्रांसफरेज एंजाइम एक्ट करता है। कहां पर? गोल्जी में, सिस गोल्जी में। और इस फॉस्फोट्रांसफरेज का काम क्या है कि मैनोज के साथ फॉस्फेट को अटैच कर दे। अब ये फॉस्फेट आता कहां से है? तो दिस फॉस्फेट कम्स फ्रॉम दिस सुगर न्यूक्लियोटाइड। इसके बारे में हमने कल कुछ बताया था आपको, कहा भी था कि नेट से थोड़ा सा सर्च करिएगा। किया किसी ने? किया किसी ने? सर जो आपने बताया था सिर्फ उतना ही समझ आया। आ गया होगा ना? जी सर। तो ये क्या है? दिस इज अ शुगर न्यूक्लियोटाइड। यूडीपी एक न्यूक्लियोटाइड है और नैग जो है ये शुगर है, तो शुगर न्यूक्लियोटाइड हो गया। नाउ दिस यूडीपी गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूएमपी। तो यूरिडीन डाइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। तो एक फॉस्फेट यूएमपी तो निकल गया, अब बचा क्या? एक फॉस्फेट और ये नैग। तो वो फॉस्फेट मैनोज से अटैच हो गया और ये फॉस्फेट फर्दर नैग से अटैच्ड है। तो फॉस्फोट्रांसफरेज एंजाइम का काम क्या है? इट ट्रांसफर्स द फॉस्फोराइलेटेड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन टू कार्बन नंबर 6 ऑफ मैनोज। तो छठे कार्बन ऑफ मैनोज पे ये एंजाइम फॉस्फेट को ट्रांसफर कर देता है। एक सेकेंड। तो ये हो गया पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1। नाउ द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में दूसरा एंजाइम इस्तेमाल होता है, फॉस्फोडाइएस्टेरेज, और इसका सिंपल काम है नैग को यहां से रिमूव कर देना। रिमूव्स नैग। और इसके लिए क्या करता है? वाटर का मॉलिक्यूल इस्तेमाल करता है, और इसकी वजह से भाई जाहिर सी बात है ये अपने OH ग्रुप से जुड़ा हुआ था फॉस्फेट से, तो वो OH ग्रुप वाटर प्रोवाइड कर देगा। नाउ दिस बिकम्स मैनोज 6 फॉस्फेट। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ इन 2 स्टेप की कैटालाइज्ड रिएक्शन का? कि मैनोज पे एक फॉस्फेट ग्रुप छठे कार्बन पे अटैच हो गया। दिस इज एब्रिविएटेड एज M6P। ठीक है। अब ये जो M6P बन गया या मैनोज 6 फॉस्फेट बन गया, इसका काम क्या है ये समझना है हमको। तो these M6P residues attached to lysosomal enzymes, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक की नहीं। स्टेटमेंट में? हाँ, क्योंकि मैनो जो प्रिकर्सर था वो तो ऑलरेडी लाइसोसोमल एंजाइम से अटैच कर दिया गया था ER में। गोल्जी बॉडी में मैनोज रेसिड्यू का मॉडिफिकेशन हो गया इनटू M6 फॉस्फेट। So these M6 phosphate attached to lysosomal enzymes then bind to M6P receptors found in trans-Golgi network. तो यानी कि जो रिसेप्टर्स हैं वो सिस गोल्जी में एक्सप्रेस नहीं होंगे, वो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में एक्सप्रेस होंगे। और जैसे ही ये रिसेप्टर्स एक्सप्रेस हो जाएंगे M6P रिसेप्टर्स, तो ये जो M6P है वो इन रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अपने साथ साथ ये इस एंजाइम मॉलिक्यूल को भी इन रिसेप्टर से बाइंड करा देगा, क्योंकि M6P इसी एंजाइम पे तो मौजूद है। जब ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ये एंजाइम भी यानी कि रिसेप्टर से बाइंड कर गया। अब ये M6P रिसेप्टर्स क्या होते हैं?
ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि इनका एक डोमेन जो है वो साइटोप्लाज्म की तरफ होगा और एक डोमेन जो है वो वेसिकल के ल्यूमेन की तरफ होगा। तो इट्स ल्यूमिनल डोमेन यानी ल्यूमेन के अंदर, वेसिकल के अंदर जो डोमेन है, बाइंड्स M6P वेरी टाइटली एंड स्पेसिफिकली। तो मैनो 6 फॉस्फेट से ही बाइंड करेगा, और जब बाइंड करेगा तो बहुत टाइट बाइंडिंग। अब इसको हम जरा सा डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि क्या कहानी चल रही है। ये है हमारा सिस गोल्जी नेटवर्क, फिर मीडियल आया, फिर आ गया ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। ये जो रिसेप्टर है, ये कहां पे मौजूद है, कहां पे एक्सप्रेस हो रहा है? ट्रांस गोल्जी नेटवर्क पे। तो यही M6P रिसेप्टर है, ये लाल कलर से जो हमने बनाया है। और ये जो ग्रीन कलर से हम आपको दिखा रहे हैं, व्हाट आर दे आर लाइसोसोमल एंजाइम्स। तो इसको हम अगर यहां पे दिखा दें, दे आर लाइसोसोमल एंजाइम्स containing M6P, यानी कि मैनो 6 फॉस्फेट कंटेनिंग लाइसोसोमल एंजाइम्स है। तो M6P रेसिड्यू की मदद से ये इस M6P रिसेप्टर से जाके जुड़ गए। अब क्लैथरिन कोटेड या एपीआई कोटेड जो कोट है, ये फॉर्म हो जाएगा और ये फॉरवर्ड मूव करेगा, यानी कि अब ये गोल्जी के नेटवर्क से निकल गया ये वेसिकल। गोल्जी के नेटवर्क से निकलने के बाद दिस विल फ्यूज। अब हम यहां तो हमने डायरेक्टली लेट एंडोसोम दिखा दिया है, एक्चुअली में ये अर्ली एंडोसोम से फ्यूज करता है, विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू लेट एंडोसोम आफ्टर फ्यूजन ऑफ दीज क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स। तो रिसेप्टर और ये एंजाइम ये आकर फ्यूज कर गए एंड दिस एंडोसोम बिकेम लेट एंडोसोम। तो इस स्टेप में क्या हो रहा है? अच्छा, एक चीज और ध्यान देनी है, फ्यूजन के पहले जो कोट है क्लैथरिन का, वो निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यानी अनकोटिंग एंड फ्यूजन विथ लेट एंडोसोम, और जिसको हम लोग सॉर्टिंग वेसिकल भी कहते हैं। सॉर्टिंग वेसिकल का काम क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स वो लेके आ रहा है वेसिकल, उसको सॉर्ट आउट करना, छांटना। अब ये वेसिकल फ्यूज कर गया। फ्यूजन के बाद जो एंजाइम, लाइसोसोमल एंजाइम इस रिसेप्टर से जुड़ा हुआ था, वो इस रिसेप्टर से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। क्यों होता है? तो उसकी कहानी समझिए। लेट एंडोसोम का जो इंटरनल पीएच होता है वो होता है 5.5। ट्रांस गोल्जी नेटवर्क का जो पीएच था वो था 6.5। इस पीएच पे 6.5 पीएच पे M6P जो है वो अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है, यानी कि इट कॉजेज अटैचमेंट ऑफ M6P टू M6P रिसेप्टर। लेकिन जैसे ही पीएच 6 के नीचे आता है, यानी कि ज्यादा एसिडिक होने लगता है एनवायरमेंट, तो उस पीएच पे ये अटैचमेंट जो है वो बहुत ही वीक हो जाता है, जिसकी वजह से इट कॉजेज रिलीज ऑफ M6P फ्रॉम M6P रिसेप्टर। तो ये जो रिलीज है, इट रिक्वायर्स पीएच लेस देन 6, और हम जान रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पीएच 5.5 है। इसके अलावा एक और चीज है जो इस एंजाइम को इस रिसेप्टर से रिलीज कराने में या अलग कराने में मददगार होती है। वो क्या होती है? दिस रिलीज इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाई रिमूवल ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम M6P बाई, आगे भी हम बताएंगे, फॉस्फेटेज एंजाइम होता है। यानी अगर M6 फॉस्फेट से फॉस्फेट हटा दो तो वैसे ही ये डिटैच हो जाएगा। तो ये दोनों काम कहां हो रहे हैं? लेट एंडोसोम। ठीक है, इतना काम हो गया लेट एंडोसोम। अब क्या होगा? ये रिसेप्टर तो ऑलरेडी जो है वो मेम्ब्रेन से बाउंड है, इस रिसेप्टर को वापस ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में भेजना है ताकि ये फिर अगले एंजाइम्स को लेकर आए। तो ये साइकिल ऐसे चलती रहे। उसके लिए क्या किया जाता है कि ये जो लेट एंडोसोम है, ये एक नया वेसिकल इससे निकलता है, बड होता है, बड आउट,
और ये वेजिकल जो है वो एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के द्वारा कोट किया जाता है, जिसको हम रेट्रोमर कहते हैं। रेट्रोमर इज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। जब इसकी कोटिंग हो जाती है तो इसके बाद ये यहां से बड ऑफ हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है। इसी इसी काम के लिए सिर्फ होती है ये कोटिंग, कि इस वेजिकल को एंडोसोम से अलग कर दिया जाए। अलग होने के बाद नाउ दिस रिसेप्टर इज रिसाइकिल्ड बैक टू दी ट्रांस-गोल्जी नेटवर्क। अब अगली साइकिल में फिर से इस्तेमाल हो जाएगा। तो रिसेप्टर बार बार नहीं सिंथेसाइज होता है, बन गया तो कई बार कई साइकिल में वो इस्तेमाल होगा। अब अगर रेट्रोमर की थोड़ी सी हम लोग बात करें, तो रेट्रोमर क्या है? एक एंडोसोमल कोड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर रिट्रीवल ऑफ M6P रिसेप्टर बैक टू ट्रांस-गोल्जी नेटवर्क। हमने देख लिया। अच्छा, यहां जो हमने स्टार लगाया था कि जो रिमूवल है फॉस्फेट का M6 फॉस्फेट में से, वो कौन करता है? ये स्टार यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि फॉस्फेटेज प्रेजेंट इन लेट एंडोसोम। तो ये फॉस्फेटेज एंजाइम जो होता है, ये फॉस्फेट को रिमूव करता है। फॉस्फेट ग्रुप रिमूवल, फॉस्फेट ग्रुप क्या हो गया, ठीक है। Phosphate group removal from M6P makes it unable to remain attached to M6P receptor, causing its release. That is release of lysosomal enzymes. M6P जब हटेगा तो lysosomal enzymes अपने आप ही हट जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए बेसिकली लाइसोसोम जो एंडोसोम है उसका क्या काम है। इसका काम ये है कि जो एंजाइम्स, लाइसोसोमल एंजाइम्स आ रहे हैं उनको रिसीव करना। इसके बाद इसका काम क्या होगा? इसके बाद इसका काम होगा जो रिसेप्टर आया है उसको वापस से ट्रांस-गोल्जी नेटवर्क में भेजना, और जो एंजाइम आया है उसको लाइसोसोम तक भेजना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस लेट एंडोसोम से दो टाइप के वेजिकल्स निकलेंगे। हमने दूसरा दिखाया नहीं है, लेकिन इसमें से दो टाइप के वेजिकल्स निकलेंगे। एक वेजिकल ने अपना काम कर दिया, रिसेप्टर को वापस पहुंचा दिया। दूसरा वेजिकल क्या करेगा? एंजाइम को लाइसोसोम तक पहुंचाएगा। तो वही चीज यहां पे मेंशन है नीचे आगे कि टू टाइप्स ऑफ वेजिकल्स बड फ्रॉम लेट एंडोसोम। पहला टाइप जो होता है, इट कंटेन्स लाइसोसोमल एंजाइम्स बट नॉट M6P रिसेप्टर। इसमें केवल एंजाइम्स होते हैं, रिसेप्टर नहीं होता। Such vesicles bud from late endosome and fuse with lysosome, delivering the lysosomal enzymes. इनका काम खत्म हो गया, एंजाइम्स को डिलीवर कर दिया। जो दूसरा टाइप होता है, इट इज कोटेड विद रेट्रोमर कॉम्प्लेक्स, जो अभी हमने ऊपर दिखाया है डायग्राम में। करता क्या है ये? इट रिसाइकिल्स द M6P रिसेप्टर्स बैक टू ट्रांस-गोल्जी नेटवर्क। ये भी हमने देखा। अब रेट्रोमर क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते। तो रेट्रोमर वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन यीस्ट 1998 में, बहुत लेटेस्ट डिस्कवरी है ये। रेट्रोमर बेसिकली एक हेटेरोपेंटामेरिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। हेटेरोपेंटामेरिक का मतलब ये हो गया कि इसमें 5 सब यूनिट्स होंगे, 5 कंपोनेंट्स होंगे और सारे पांचों अलग अलग होंगे, तो हेटेरोपेंटामेरिक। अच्छा, मेजर कंपोनेंट्स इसमें कितने होते हैं? 2। और वो 2 मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक को हम कहते हैं कार्गो सेलेक्टिव कॉम्प्लेक्स और दूसरे को हम कहते हैं रेट्रोमर एसोसिएटेड सॉर्टिंग नेक्सिन। अब इन 2 कंपोनेंट्स को मिला के ये हेटेरोपेंटामेरिक कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है। तो यानी कि इसके जो सब यूनिट्स होंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं 2 कंपोनेंट्स में होंगे। तो देख लीजिए, कार्गो सेलेक्टिव कॉम्प्लेक्स जो होता है ये 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, VPS26, VPS35 एंड VPS29। VPS का मतलब यहां पे होता है, VPS स्टैंड्स फॉर वैक्यूलर सॉर्टिंग प्रोटीन, नाम दे दिया गया। जाहिर सी बात है, इनका सॉर्टिंग का ही काम है। तो 26, 35, 29 बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट,
और जो रेट्रोमर एसोसिएटेड सॉर्टिंग नेक्सिन होता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग SNX भी कहते हैं, इसमें दो कंपोनेंट, दो सब यूनिट्स होती हैं, VPS5 और VPS17। तो 3 यहां हो गए, 2 यहां हो गए, मिलके 5 यानी हेटेरोपेंटामेरिक कॉम्प्लेक्स तैयार कर देते हैं। अब कार्गो सेलेक्टिव कॉम्प्लेक्स करता क्या है? इट सॉर्ट्स कार्गो फॉर डिलीवरी टू ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। तो सिंपल सी बात है, कार्गो यहां पे क्या है? कार्गो इज द रिसेप्टर, M6P रिसेप्टर वही कार्गो है। कार्गो मतलब सामान। इसका एक डायग्राम जो है वो आपको मिलेगा प्रोटीन PDB वेबसाइट पे, उसको हम आपसे कहेंगे कि देखिएगा जरूर। इट्स डायग्राम से अच्छा वर्ड है स्ट्रक्चर, कैन बी viewed on PDB वेबसाइट, और वहां पे 3D स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। PDB आप गूगल पे सर्च करेंगे, PDB स्टैंड्स फॉर प्रोटीन डेटा बैंक। यहाँ पे दुनिया में जितनी भी प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर डिस्कवर किए जाते हैं या प्रेडिक्ट किए जाते हैं, उन सब का स्ट्रक्चर का डेटा जो है अवेलेबल रहता है। इट इज वेरी रिसोर्सफुल वेबसाइट। तो इसमें जाके हम कहेंगे कि आप लोग देखेंगे जरूर, और उसको आप अपने हिसाब से घुमा के फिरा के ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर दिखाना चाहें इसमें हम एक स्ट्रक्चर इसका, तो लेट्स सी। खैर फिलहाल आज के लिए इतना ही हम रखेंगे। क्लास हम ओवर कर रहे हैं।